दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे FLN प्रशिक्षण 2022-23 के बारे में। आयोजित होंगे गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर। दोस्तों 2022-23 सेशन के लिए गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। जानिए किन शिक्षकों का होगा प्रशिक्षण और किसको मिलेगी छूट, इसके बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। जानिए कब होंगे और क्या रहेगी समयावधि, इसके साथ साथ कितने स्तर पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा, प्रशिक्षण के दौरान कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन होगा, बजट व्यवस्था क्या रहेगी, SRG और KRP का चयन किस आधार पर किया जाएगा। इन सभी बिंदुओं पर हम वीडियो के दौरान विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की नवीनतम वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको समय समय पर विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा दिनांक 9/6/2022 को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित शिक्षक प्रशिक्षण 2022-23 हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें यदि हम बात करें तो बुनियादी शिक्षण विद्यार्थियों के भावी जीवन में सीखने का आधार होता है। यदि विद्यार्थी शुरुआती कक्षाओं में समझ के साथ बुनियादी लेखन और गणितीय कौशलों को हासिल नहीं कर पाते हैं तो उन्हें आगे की कक्षाओं में सीखने में निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के आधार पर हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता प्राथमिक कक्षाओं में 2026 से 27 तक सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी FLN प्राप्त करना होना चाहिए। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के क्रियान्वयन हेतु देश में निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई है। तो ये जो प्रशिक्षण है वो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है प्रारंभिक कक्षा के बच्चों, विशेष तौर से 1 से 5 तक के बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में कुशल बनाना है। आगे देखिए आप, निपुण भारत मिशन के उद्देश्य नंबर 1 यदि हम बात करें तो 2026-27 तक कक्षा 3 आयु जो है वो 3 से 9 वर्ष तक यहाँ पर निर्धारित की गई है तक के विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की दक्षताओं का विकास कर व्यस्त पाठक व लेखक बनने और समस्या समाधान में सक्षम बनाना। दूसरा उद्देश्य यदि हम यहाँ पर बात करें तो विद्यार्थियों के अधिगम में खेल खोज गतिविधि आधारित दैनिक जीवन व स्थानीय भाषा को शामिल कर उन्हें समावेशी कक्षा का माहौल प्रदान करना, ये यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है, जिसके माध्यम से बच्चों में अधिक से अधिक अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के कौशल में उनको दक्ष बनाना यहाँ पर मुख्य उद्देश्य रहेगा। तीसरा यदि हम बात करें तो शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, शिक्षा अधिकारियों और शैक्षणिक संस्थाओं का निरंतर क्षमता निर्माण करना। आजीवन सीखने के लिए सभी हितधारकों जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों और समुदाय, इन सभी को यहाँ पर शामिल किया गया है के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना। तो बच्चों के साथ और उनके अभिभावकों के साथ जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा करना इसका उद्देश्य है, ताकि हमारा उनसे जुड़ाव हो सके और बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से अच्छे माहौल के अंदर जो शिक्षा है वो हासिल कर सकें। आगे यदि हम देखें तो निपुण भारत के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में, तो यहाँ पर सभी प्रकार के जो विद्यालय हैं उनको शामिल किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा विभाग के जो विद्यालय हैं उनको शामिल करते हुए कक्षा 1 से 5 में अध्ययन करवाने वाले 1,44,236 शिक्षकों का 6 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कराया जाना है। तो यहाँ पर जो भी शिक्षक, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा में हो, माध्यमिक शिक्षा में हो या संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर हो, उन सभी शिक्षकों को ये प्रशिक्षण दिया जाना है जो कक्षा 1 से 5 में अध्ययन कार्य करवाते हैं। और ये जो प्रशिक्षण है ये 6 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण रहेगा। आगे यदि हम देखें तो प्रशिक्षण हेतु अध्यापक लेवल 1 को प्राथमिकता प्रदान की जानी है। जिला द्वारा परिशिष्ट 6 के अनुसार आवंटित लक्ष्य के अनुसार प्रशिक्षण का आयोजन कराया जाना है। तो यहाँ पर प्राथमिकता लेवल 1 अध्यापक को देनी है, लेकिन यदि लेवल 2 या अन्य कोई अध्यापक 1 से 5 की कक्षाओं में अध्ययन कार्य करवा रहा है तो उसके लिए प्रशिक्षण का स्वरूप एवं स्तर, तो यहाँ पर 3 स्तर निर्धारित किए गए हैं। पहला राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, दूसरा जिला स्तरीय और तीसरा यहाँ पर ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न किया जाएगा, जिसमें राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के अंतर्गत राज्य स्तरीय संदर्भ समूह को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और
जिला स्तर के ऊपर केआरपी जो हैं, जो संदर्भ व्यक्ति हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और ब्लॉक स्तर के ऊपर कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन करवाने वाले जो भी शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। फिर देखिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम किस प्रकार से रहेगा, तो यहाँ पर 3 स्तर निर्धारित किए गए हैं। एसआरजी, इनका प्रशिक्षण 13 से 18 जून 2022 को राज्य स्तर के ऊपर संपन्न किया जाएगा, जिसमें संभागीय हैं वो जिला राज्य स्तर से चयनित एसआरजी जिलेवार संलग्न सूची प्रशिष्ट ए के अनुसार। तो यहाँ पर जिला स्तर पर जो भी एसआरजी सिलेक्ट किए जाएंगे उन एसआरजी का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर 13 से 18 जून को आयोजित किया जाएगा। उसके बाद में जिला स्तर के ऊपर जो प्रशिक्षण है वो मुख्य संदर्भ व्यक्ति यानी केआरपी को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसकी अवधि 20 से 25 जून 2022 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक ब्लॉक से 10 संदर्भ व्यक्ति चयनित किए जाएंगे और उनको जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद देखिए शिक्षकों को जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें 1 से 5 तक अध्यापन करवाने वाले जो भी शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैच का निर्धारण किया जाएगा, प्रत्येक बैच के अंदर 40 से 50 शिक्षकों को शामिल किया जाएगा और यहाँ पर 4 चरणों के अंदर प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पहला चरण 27 जून से 2 जुलाई और दूसरा चरण 4 से 9 जुलाई तक और तीसरा चरण जो है वो 11 से 16 जुलाई तक और चौथा और अंतिम चरण 18 से 23 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रकार से 4 चरणों के अंदर कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन कार्य करवाने वाले शिक्षकों को ब्लॉक और जिला स्तर के ऊपर ये प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। आगे यदि हम बात करें प्रशिक्षण की समयावधि की, तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रातः 9:30 बजे से सायं 5 बजे तक प्रशिक्षण की अवधि रहेगी। प्रतिदिन 9:30 से 5 बजे तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 4 सत्र निर्धारित किए गए हैं, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर और लास्ट चतुर्थ स्तर। इस प्रकार से 4 चरणों में यह प्रशिक्षण प्रतिदिन दिया जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें प्रशिक्षण व्यय मानक मानदेय और जो बजट है उसकी, तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक संभागी के ऊपर 800 रुपए प्रतिदिन खर्च किए जाएंगे, जिसमें 40 संभागियों के लिए ये निर्धारित किया गया है। यहाँ पर प्रशिक्षण स्थल पर जो भी व्यवस्थाएं की जाएंगी उनके लिए ये बजट निर्धारित किया गया है। साथ ही संदर्भ व्यक्ति का मानदेय भी यहाँ पर निर्धारित किया गया है। देखिए यहाँ पर जो केआरपी हैं उनके लिए 500 रुपए प्रति संभागी प्रति दिवस निर्धारित किया गया है, ये भी 40 संभागियों के लिए निर्धारित किया गया है। और ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के अंदर प्रत्येक संभागी जो शिक्षक हैं उनके लिए 500 रुपए प्रति संभागी प्रति दिवस 40 संभागियों के लिए यहाँ पर निर्धारित किया गया है। इस बजट का उपयोग विभिन्न प्रकार की जो डेली की गतिविधियां हैं उनकी व्यवस्था करने के लिए, चाहे वो बैठक व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है या विभिन्न संदर्भ व्यक्ति हैं उनका मानदेय है या जो संभागी हैं उनका जो मानदेय है, उनका यात्रा भत्ता है, अन्य प्रकार का जो भी खर्च है वो पूरा का पूरा इसके अंदर निर्धारित किया गया है। आगे यदि हम बात करें उपरोक्त सारणियों में उपमदों में राशि आवंटन में आंशिक परिवर्तन स्थानीय आवश्यकता अनुसार जिला ब्लॉक राज्य स्तरीय समिति के अनुशंसा से किया जा सकता है, किंतु कुल व्यय दी गई बजट सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी ये जो बजट निर्धारित किया गया है इसमें परिवर्तन हम कर सकते हैं, लेकिन कुल बजट जो है वो जो अंतिम सीमा अधिकतम सीमा दी गई है उससे अधिक अपना नहीं होना चाहिए। आगे यदि हम बात करें तो संभागियों को नियमानुसार 1/4 दैनिक भत्ता का भुगतान शिक्षक वेतन मद की राशि से किया जाएगा। उसके बाद देखिए आप शिक्षक प्रशिक्षण समितियां, तो यहाँ पर 2 प्रकार की समितियां गठित की जाएंगी, जिसमें पहली समिति जिला स्तर पर होगी, जिला स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण को आयोजन करने के लिए, जिसका अध्यक्ष या जिला नोडल प्रभारी है वो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा को बनाया गया है। और ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण समिति है उसका अध्यक्ष और ब्लॉक नोडल प्रभारी है वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व पदेन खंड संदर्भ केंद्र प्रभारी समग्र शिक्षा को यहाँ पर बनाया गया है। तो इस प्रकार से 2 समितियों का गठन किया जाएगा, एक जिला स्तर पर और दूसरी ब्लॉक स्तर पर, और इन्हीं समितियों के द्वारा ये संपूर्ण व्यवस्था प्रशिक्षण की जाएगी, प्रशिक्षणों की मॉनिटरिंग की जाएगी और निरीक्षण किया जाएगा। आगे यदि हम बात करें राज्य संदर्भ समूह एवं मुख्य संदर्भ समूह चयन का आधार, तो यहाँ पर एसआरजी और केआरपी हैं उनका चयन किस प्रकार से किया जाएगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एसआरजी और केआरपी के चयन में निम्न बातों का ध्यान रखा जाना है। नंबर 1 यदि हम बात करें तो विभाग में कार्यरत अधिकारी या कार्मिक ही एसआरजी या केआरपी नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा, नवाचारी गतिविधियों में भाग लेने वाला व्यक्ति हो। तीसरा, यदि हम यहाँ पर देखें शिक्षक प्रशिक्षण का अनुभव रखने वाला व्यक्ति, यानी पूर्व में शिक्षण प्रशिक्षणों के अंदर भाग लिया हुआ हो, उनको अनुभव हो, उन्हीं को यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। चौथा यहाँ पर है परिवीक्षा काल पूर्ण कर चुका एवं कम से कम 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी 3 वर्ष से कम शिक्षण अनुभव है तो उनको केआरपी या एसआरजी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। विभागीय कार्यवाही लंबित ना हो, किसी भी प्रकार की विभागीय कार्यवाही उस व्यक्ति के खिलाफ
लंबित या संचालित ना हो, जिसको हम एसआरजी या केआरपी नियुक्त कर रहे हैं। उसके बाद यदि हम देखें प्रशिक्षण क्रियान्वयन के चरण, तो यहाँ पर देखिए 3 स्तर पर यह किया जाएगा। राज्य स्तरीय एसआरजी प्रशिक्षण होगा, दूसरा जिला स्तरीय मुख्य संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण होगा। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण है वो राज्य स्तर के ऊपर किया जाएगा, जिला स्तरीय मुख्य संदर्भ व्यक्ति या केआरपी का प्रशिक्षण है वो जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसके बाद देखिए मुख्य बिंदु की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जिला स्तर से आयोजित प्रशिक्षणों में अनुपस्थित संभागियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। तो यहाँ पर यदि कोई संभागी अनुपस्थित रहता है तो उसके खिलाफ विभागीय या अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उसके बाद यदि हम देखें तो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विशेष परिस्थिति में संभागी के ब्लॉक को परिवर्तित किया जा सकता है, किंतु किसी भी परिस्थिति में संभागी का जिला परिवर्तन संभव नहीं होगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि किसी कारणवश कोई संभागी है वो एक ब्लॉक के अंदर प्रशिक्षण प्राप्त करने में असमर्थ है तो विशेष परिस्थितियों के अंदर ब्लॉक चेंज किया जा सकता है, लेकिन जिले में किसी प्रकार का परिवर्तन संभव यहाँ पर नहीं होगा। आगे यदि हम बात करें ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों हेतु निर्देश की, तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसमें मुख्य है कि जिला कार्यालय द्वारा ब्लॉक कार्यालय को आवंटित लक्ष्य अनुसार 40 से 50 संभागी प्रति शिविर अनुसार कुल शिविर का निर्धारण ब्लॉक शिक्षक प्रशिक्षण समिति द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर जो शिक्षक प्रशिक्षण समिति बनाई जाएगी उनके द्वारा 40 से 50 संभागियों का एक बैच बना करके और प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद यदि हम मुख्य बिंदु की बात करें तो माह जुलाई 2022 के प्रथम सप्ताह में जिला कार्यालय द्वारा समेकित प्रशिक्षण प्रगति रिपोर्ट प्रारूप सेकंड स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है। जो भी प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा उसकी समेकित रिपोर्ट है वो इस मेल आईडी के ऊपर प्रेषित करनी होगी। आगे यदि हम यहाँ पर देखें तो यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं मानदेय के अतिरिक्त अन्य बदों में संभावित व्यय राशि 10,000 रुपए से अधिक तथा 1 लाख रुपए तक है तो लेखा नियमानुसार सीमित निविदा प्राप्त कर कार्य करवाया जाए। यहाँ पर यदि व्यय राशि है वो 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख रुपए तक है तो सीमित निविदा आमंत्रित करते हुए जो कार्य है वो करवाया जाना है। किसी भी स्थिति में शिक्षक या संदर्भ व्यक्तियों को नगद भुगतान नहीं किया जाएगा, यानी जो भी भुगतान किया जाएगा वो ऑनलाइन खातों के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। किसी प्रकार का नगद भुगतान किसी भी संभागी को नहीं करना है। आगे देखिए प्रशिक्षण बेंच निर्धारण हेतु मानदंड। प्रशिक्षण हेतु जो बेंच निर्धारण किए जाएंगे उनमें कौन कौन से नियमों का पालन हमें करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक बेंच में 40 से 50 संभागी प्रति कक्षा अनुसार बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक बैच के लिए 2 केआरपी को नियुक्त किया जाना है। तो जो भी बैच बनाया जाएगा 40 से 50 संभागियों का उसके लिए 2 केआरपी यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। बैच निर्धारण में विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि विद्यालय संचालन की अवधि में शिक्षण व्यवस्था बाधित ना हो। इस प्रकार की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि प्रशिक्षण की वजह से विद्यालय के अंदर शिक्षण व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार का व्यवधान हो, यह विशेष तौर से ध्यान रखना है। इस हेतु एक विद्यालय से एक ही चरण में समस्त संभागियों को शामिल न करते हुए विभिन्न चरणों में शिक्षण व्यवस्था अनुरूप बैच निर्धारण किया जाए। एकल शिक्षक होने की स्थिति में पीओ के माध्यम से वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था करते हुए संबंधित शिक्षक को प्रशिक्षण में भेजा जाए। यहाँ पर एक विद्यालय के सभी शिक्षकों को एक ही बैच में प्रशिक्षण नहीं देना है। शिक्षण व्यवस्था का ध्यान रखते हुए अलग अलग बैच में उनको प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही यदि कोई ऐसा विद्यालय है जिसमें एकल शिक्षक कार्यरत है तो ऐसी कंडीशन में पीओ के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और उस शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें शिक्षक प्रशिक्षण में शिथिलन का आधार, कौन कौन से संभागियों को छूट दी जा सकती है। यहाँ देखिए गर्भवती शिक्षिका संभागियों को छूट दे है। इसके अलावा ऐसी महिला शिक्षिकाएं जिनके शिशु की आयु 6 माह तक की हो, जिनके बच्चे की आयु 6 माह से कम है, उन महिलाओं को भी इस प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है। आगे यदि हम देखें ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या इससे कम समय शेष हो तो उनको इस प्रशिक्षण के अंदर शामिल नहीं करना है। आगे नेक्स्ट देखिए आप ऐसे शिक्षक जो गंभीर रोग से पीड़ित हों को चिकित्सकीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर छूट दे है। जिस भी संभागी के किसी प्रकार की गंभीर बीमारी हो तो उसको चिकित्सक द्वारा प्रमाणित दस्तावेज हैं वो प्रस्तुत करने होंगे और उन्हीं के आधार पर उसको छूट दी जा सकती है। ऐसे शिक्षक जो केआरपी एसआरजी के रूप में प्रशिक्षण दे रहे हैं उनको भी छूट यहाँ पर शिथिलन है वो दिया जा सकता है। आगे यदि हम बात करें तो प्रशिक्षण पूर्व तैयारी, शिक्षक संभागियों के आदेश प्रशिक्षणों के 10 दिवस पूर्व
शिक्षकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करवाएं। यानी प्रशिक्षण का आयोजन जिस दिन से होना है उससे 10 दिन पहले जिस भी संभागी को प्रशिक्षण दिया जाना है, जिस भी शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाना है, उसको सूचित करना यहाँ पर आवश्यक है। आगे यदि हम देखें तो प्रशिक्षण के दौरान कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, तो यहाँ देखिए आप प्रशिक्षण में शामिल महत्वपूर्ण विषयों के संबंधित आलेखों व सामग्री की स्पष्ट फोटो प्रति भी प्रशिक्षणार्थियों को देने की व्यवस्था की जाए। तो यहाँ पर जो भी आलेख या सामग्री है प्रशिक्षण से संबंधित उसकी फोटो प्रति संभागियों को उपलब्ध करवानी है। प्रशिक्षण के दौरान संभागियों द्वारा तैयार की गई सामग्री का प्रदर्शन प्रशिक्षण स्थल पर किया जाए। जो भी सामग्री चार्ट है या जो मॉडल है, जो भी सामग्री तैयार की जाती है उसका प्रशिक्षण स्थल पर प्रदर्शन किया जाना है। आगे यदि हम यहाँ पर बात करें प्रशिक्षण के दौरान संभागियों को अभिव्यक्ति संवर्धन के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं। फिर है प्रशिक्षण के प्रथम दिवस प्री टेस्ट एवं अंतिम दिवस पोस्ट टेस्ट का आयोजन मॉड्यूल में अंकित गूगल फॉर्म के माध्यम से करवाया जाए। यहाँ पर प्रशिक्षण के प्रथम दिन अपने को प्री टेस्ट देना होगा और अंतिम दिन पोस्ट टेस्ट देना होगा। और ये जो टेस्ट है ये गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन अपने को सबमिट करना होगा। आगे देखिए आप प्रशिक्षण में प्रतिदिन राज्य संदर्भ समूह, मुख्य संदर्भ व्यक्ति, शिविर प्रभारी, कार्यक्रम अधिकारी, संदर्भ व्यक्ति, समग्र शिक्षा द्वारा कोर ग्रुप बैठक आयोजित कर प्रशिक्षण स्तर की समीक्षा तथा आगामी दिवस की कार्य योजना तैयार की जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रशिक्षण के दौरान जो अपने गतिविधियों का आयोजन करना है वो यहाँ पर दी गई है। आगे यदि हम बात करें संभागियों की उपस्थिति, आमंत्रित संभागियों को 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। तो जिन भी संभागियों का प्रशिक्षण होना है उनको अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण में भाग लेना है। तो प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण स्थल पर प्रातः 9:30 बजे उपस्थित हों। पूर्णकालिक उपस्थिति साय 5 बजे तक सुनिश्चित की जाए। तो यहाँ पर प्रशिक्षण का जो समय है 9:30 से 5 बजे तक का, उस दौरान पूरे समय में जो प्रशिक्षणार्थी है, जो संभागी है, उसको प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित रहना है। आगे फिर शिविर प्रभारी की भूमिका यहाँ पर दी गई है। उसके बाद देखिए अभिलेख संधारण, यहाँ पर जो रिकॉर्ड संधारित करना है, संभागियों का पंजीकरण एवं फीडबैक यहाँ पर संधारित करना है। संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षणोपरांत फीडबैक यहाँ पर संधारित करके रखना है। उसके बाद देखिए संभागियों एवं मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का उपस्थिति पत्रक जिसमें शिक्षक के मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भी अंकित किया जाए। जो भी संभागी प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं उनका उपस्थिति पत्रक उनके हस्ताक्षर करवाने हैं और उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दर्ज की जानी है। तो इस प्रकार दोस्तों कक्षा 1 से 5 तक जो शिक्षक अध्यापन कार्य करवा रहे हैं उनका गैर आवासीय प्रशिक्षण निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। इस वीडियो के दौरान हमने मुख्य पॉइंट्स के ऊपर चर्चा की है। क्योंकि ये आदेश है वो काफी लंबा है, यदि सभी बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करते हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर हमने यहाँ पर चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार के नवीनतम वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।